नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम 2024 के प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये साल हर एक राशियों के लिए कैसे रहता है। ये जो एनालिसिस है ये मैंने ऑन दी बेसिस ऑफ लग्न किया है। तो अगर आपका लग्न मेष, वृषभ, मिथुन ये होता है तो उसके बेसिस पे आपका ये जो आने वाला साल है ये कैसा रहेगा, तो वो मैंने एनालिसिस किया है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष लग्न में अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये लग्न होता है और उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें कि आगे आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे एक जनरल एनालिसिस है और जनरल एनालिसिस में होता क्या है कि कुछ जो ग्रह होते हैं वो आपके लाइफ में इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। सो लेट्स से कि ये हमारा लग्न है, तो लग्न में जा करके अगर मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति आ जाता है तो कुछ इवेंट्स ट्रिगर करता है। शनि अगर यहाँ पे है तो वो अपने हिसाब से इवेंट्स ट्रिगर करता है। होता क्या है कि यूजुअली आपके लग्न में कहीं पे भी कोई ग्रह बैठा हो तो वो अपने हिसाब से उस इवेंट्स को ट्रिगर करेगा। सो लेट्स से अगर आपका यहाँ पे पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और यहाँ पे बृहस्पति शनि दोनों ही इस भाव को देख रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आपका फिर शादी होने का योग यहाँ बन जाता है, इनकेस अगर आपका शुक्र यहाँ पे होता है। तो ये एक जनरल एनालिसिस है और ये इवेंट्स को कैसे ट्रिगर करता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे आप देखिए कि लगन से 12वें में, लगन से 11वें में एक्चुअली यहाँ पे शनि आ गया। तो शनि अगर यहाँ पे होता है तो फिर ये इंसान को गेन काफ़ी ज़्यादा देता है, क्योंकि इसके बाद का क्या होता है कि फिर ये जब आपके लगन से गुजरता है तो थोड़ा हार्श टाइम लेता है, तो उसके पहले क्या करता है आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छा देता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू ग्रो, वेरी गुड टाइम टू अचीव समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लग्न पे बृहस्पति होना और बृहस्पति फिर इस लग्न के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे अच्छे इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। सो इन अ वे 2024 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर एरीज असेंडेंट, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मेन इंडिकेशन है। और एक और चीज़ अगर मैं देखूँ तो जैसे जैसे टाइम आगे आगे बीतता जाता है तो वैसे ही अगर आप देखिएगा शनि इस राशि में और ज़्यादा अंदर जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जुपिटर लगन से दूसरे भाव में चला जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेसमेंट फॉर जुपिटर। तो इन अ वे ये रिकमेंड करता है कि पहला कुछ टाइम होगा यहाँ पे, तो अप्रैल तक का जो टाइम है वहाँ पे देयर इज़ अ सेविंग ग्रेस, मतलब कि एक गॉड्स ग्रेस है। उसके बाद क्या होता है कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे डाल दिया। उसके बाद जब ये जुपिटर आगे बढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि फिर आप आगे देखते हो, विच मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई एक अच्छा इवेंट हुआ, इन दी इवेंट ऑफ लेट्स से स्पाउस, या फिर आपके बिजनेस पार्टनरशिप आपके अच्छे रहे, आप एडुकेशन में अच्छा कर रहे हो, तो उसके बाद जा करके फिर ये एडमिशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सो अगर स्टूडेंट्स के लिए है कि वो एडमिशन कहीं पे देख रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो अप्रैल तक का टाइम ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इन केस अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के लिए सैटर्न क्योंकि 11th हाउस में है तो ये आपको बहुत अच्छे गेन्स, बहुत अच्छे प्रमोशंस आपको प्रॉमिस कर सकता है। तो इन अ वे 2024 इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर, और इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो आप मई के बाद काफ़ी हद तक देख पाओगे। टॉरस असेंडेंट के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी बैठ रही है। तो एक चीज़ तो देखिए कि यहाँ पे शनि एक तो कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो इन केस अगर आपका जो कर्म भाव है वो एक अच्छा योग बना रहा है टॉरस असेंडेंट में, तो यहाँ पे ये है कि इस साल आपको अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे प्रमोशन होना, वर्क प्लेस में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलना, उसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे योग बन जाते हैं। और ये दिखा रहा है कि जो आपका ग्रोथ होगा आपके वर्क प्लेस में वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो अष्टम का भाव का जो स्वामी है वो 12वें में चला गया, एकादश का भी स्वामी है वो 12वें में चला गया, तो ये यहाँ पे दिखाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और एक्सपेंसेस इन अ वे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लग्जरीज लाने वाला है। सो इन दैट वे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। बट जैसे ये लग्न में आता है मई के बाद से, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे जो काम हैं आपके रुके हुए वो बनने लग जा रहे हैं। इन अ वे ऐसा हो रहा है कि बहुत कुछ आपके फेवर में काम कर रहा है। उसका एक और कारण ये भी है कि राहु जब लग्न से एकादश भाव में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं उसको पहले ही वो मिटिगेट कर देता है।
तो विच इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर राहु। और यहाँ पे जुपिटर क्योंकि इस लगन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पे द्वादश में भी चला गया, लेकिन होता है ना कि कुछ खराब होने से कुछ अच्छा हो जाता है, तो ये एक अच्छा फेज़ था। लेकिन जैसे ही लग्न में आ जाता है तो उसके बाद फिर आप देखिएगा कुछ और चीज़ों को लेकर के प्रोग्रेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो इन अ वे गुड ट्रांजिट फॉर देम। यहाँ पे वृषभ राशि के लिए मैंने देखा है कि इनका जो शनि है, जब तक ये कुंभ राशि में रहेगा, मीन राशि में रहेगा, ओवरऑल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला, काफ़ी अच्छा टाइम है। और उसके बाद जा कर के जैसे ये मेष में जाता है तब जाके इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल वृषभ राशि के लिए बाकी सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट अगर देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे मेजर कोई इशू नहीं है। और एज इन अ वे जो साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं, मतलब कि जो महीनों का वो रहता है, तो वो तो वुड से ओवरऑल तो वो हर साल इनके लिए रहता होगा। सो इन अ वे अगर आप देखें कि मकर संक्रांति के बाद से होली तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगर आप देखें तो श्रावण मास से लेकर के आप समझ लीजिए कि नवरात्रि से पहले तक का जो टाइम है वो फिर इस साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट ऑल इन ऑल दिस विल बी अ बेटर फेस। मिथुन लग्न के लिए ये टाइम ओवरऑल ठीक ठाक ही है। इससे पहले का जो फेज़ था इनका 2021 और 22 का पार्ट ऑफ 22, वो थोड़ा दिक्कत वाला था। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो फेज़ है इनके लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इनके लिए जो प्रॉब्लम है वो जो जुपिटर का ट्रांजिट इनके 12th हाउस से होगा, वहाँ पे जा कर के इशू हो रहा है। वहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में, वो जा कर के ट्रिगर होंगे। लेकिन मोर और लेस जो पॉजिटिव इवेंट्स है तो वो वैसे ही रहने वाले। पॉजिटिव इवेंट्स का ही जो एक डोमिनेशन होगा वो आपकी लाइफ में यहाँ पे रहेगा। राहु का भी यहाँ पे जो गोचर है दैट इज़ इन द 10th हाउस विच इज़ वेरी गुड, और ये पूरे साल काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट में ही रहने वाला है, तो यहाँ पे मेन इशू नहीं है। और बाकी सारे एस्पेक्ट्स में देखें जैसे कि एजुकेशन के लिए, देन अगेन इट इज़ अ गुड टाइम अंटिल अप्रैल। तो अप्रैल तक अगर आपके कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कुछ आपको कहीं पे एडमिशन के लिए ट्राई करना है, तो इट इज़ अ वेरी गुड फेस। उसके बाद जा कर के थोड़ा इशू है। सैटर्न का प्लेसमेंट यहाँ पे है विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ये है कि ये फॉरेन ट्रैवल्स और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स के लिए मेन एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इन केस अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है फॉर फॉरेन ट्रैवल, सो दिस माइट ट्रिगर इट। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर एक आपका बन सकता है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे कि राहु यहाँ पे 10th हाउस में, तो राहु भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करता है, बट ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में योग क्या बना। तो अगर कुंडली में योग अच्छे बन रहे हैं तो यहाँ पे राहु काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन देने वाला है या फिर आपको काफ़ी आगे बढ़ाने वाला है। बट इन केस अगर कुंडली में योग खराब बने हैं तो यहाँ पे इट माइट क्रिएट सम इश्यूज। कर्क लगन के लिए यहाँ पे देखें तो इनके लिए फेस बहुत अच्छा नहीं है। एक तो ये कि यहाँ पे शनि की ढैया है, तो शनि की ढैया और जब भी अष्टम भाव से शनि जाता है तो ये अब देखिए कि बहुत सारे अनयूजुअल इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रिगर करता है। तो अनयूजुअल इवेंट्स इन द सेंस कि जब भी अष्टम भाव में कोई अच्छा योग बनता है तो अच्छा योग अष्टम भाव में ये होगा कि ऐसा कहिए कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अगर लाभ होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको गेन होता है, तब जा कर के अष्टम भाव एक अच्छा योग बनाता है। बट उसके लिए यूजुअली होता क्या है ना कि या तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, बहुत कुछ अलग से होना चाहिए, तब जा कर के ये फ़ायदा देता है। सो इन अ वे अगर मान लीजिए कि आपके कोई बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट रहे हैं तो वो यहाँ पे आकर के आपको फल देने वाले हैं। कहीं पे किसी स्टार्टअप आइडिया पे आपने काम किया जो कि मतलब कि बहुत ही अच्छा है, बहुत सही और जेन्युइन है, तो वहाँ पे जा कर के ये फलित होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इट कुड बैकफायर एज वेल। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा कि क्योंकि आपको भी पता है कि 90% ऑफ द स्टार्टअप वो फेल हो जाते हैं, उनका फिर वो फंडिंग भी उठा नहीं पाते। तो ये मेजर इशू है, इसलिए अष्टम का जो ये शनि है इसको ख़राब माना जाता है। बट इन केस अगर बहुत टाइम से आपके पास कोई टैलेंट है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फेस टू शो केस दैट। और ये इस हिसाब से इनके लिए एक
थोड़ा हेक्टिक फेज रहेगा, बट एट द सेम टाइम ये है कि ये आपको काफ़ी ग्रोथ भी देने वाला है। सो इन अ वे इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड। तो ये काफ़ी, आप समझ लीजिए कि उस तरह से मिला जुला टाइप का रहेगा। राहु भी यहाँ पे जो नवम भाव में रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये लग्न को भी देखता है। तो इन अ वे ये थोड़ा कष्टदायक समय ही है, आप कर्क लगन वालों के लिए मान लीजिएगा। और यूजुअली जो हमारा जो माइंडसेट होता है वो ये कि हमें कहीं से भी आराम से कंफर्ट मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए तो सब कुछ अच्छे से चल जाएगा। बट ये ऐसा फेज़ है जहाँ जो आपको डिस्कम्फर्ट देना चाहता है, और डिस्कम्फर्ट दे करके मतलब कि ना वे कि अगर आप हार्डवर्क करके निकल सकते हैं तो फिर तो चलो ठीक है, आप कुछ अच्छा अचीव कर लोगे। बट अगर ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ बना बनाया हाथ से मिल जाए एंड यू शुड बी जस्ट लकी टू गेट थिंग्स डन, तो ये अच्छा फेज़ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं कि फिर कर्क लगन वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मैंने भी अपने कंसल्टेशन में देखा है कि कर्क लगन या कर्क राशि के जो कंसल्टेशंस है वो मुझे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। तो कर्क लगन के लिए ये साल वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, उसके बाद 2025 ऑनवर्ड्स उनके लिए फिर अच्छा रहने वाला है। सिंह लगन के लिए अगर बात करें तो सिंह लगन का यहाँ पे योग काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन केस अगर ये मैरिजेबल एज में है, शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा फेज चल रहा है इनके लिए। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 6-7 महीने के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा एक प्रॉमिसिंग न्यूज़ इनके लिए आ सकता है। तो ये सिंह लगन के लिए स्पेसिफिकली है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये बिज़नेस ओरिएंटेड कुछ करना चाहते हैं, बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे योग है। साथ ही साथ ये कि हायर एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ है, अगर वो कुछ टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट यहाँ दिख रहा है कि इट माइट वर्क आउट फॉर देम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि क्योंकि राहु अष्टम भाव से जा रहा है, तब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपके अष्टम भाव में कैसा योग बना है। अगर अच्छा योग बनता है तो ठीक है, ये अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर कोई ख़राब योग बना, जैसे केंद्रम दोष हुआ या फिर अंगारक दोष हुआ, तो वो आपको फिर मेंटल इश्यूज़ दे सकता है, फिर एक्सीडेंट रिलेटेड चीज़ें दे सकता है। ये यहाँ पे योग ऐसा बन रहा है। तो राहु का यूजुअली अष्टम भाव से जाना वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपके अष्टम भाव में योग कैसे बने। तो जस्ट बी माइंडफुल। तो ये मैं ओवरऑल कहूँगा कि एक मिला जुला सा टाइम है जहाँ पे कुछ अच्छा तो फिगर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि थोड़े बहुत सेटबैक्स भी और थोड़े इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आपके प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स कैसे हैं, और उस हिसाब से ये फलित होगा। कन्या लग्न के लिए अगर देखें तो यहाँ पे कन्या लग्न का जुपिटर जब तक यहाँ पे अष्टम भाव में, तब तक तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं जनरेट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे नवम भाव में आ जाता है तो फिर लग्न को बल देगा। लगन को जैसे ही बल देता है तो फिर वहाँ पे जा कर के क्या होता है ना कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है कि आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, और काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव इवेंट्स फिर आपके लाइफ में होते हैं। यहाँ पे देखिए लग्न में केतु इनका गोचर कर रहा है, तो ये तो एक तरह से ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ये शांत बैठने वाला या आराम करने वाला तो टाइम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे विपरीत परिस्थिति भी इनके लिए बन सकते हैं, तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे। और सप्तम में भी अगर राहु का जैसे भ्रमण होता है, साथ में अगर लग्न में केतु चल रहा हो, तो वो भी है कि वो थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल रिलेशन आपके ख़राब कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके चार्ट में क्या योग बना है। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे छठे में शनि है, विच इज़ गुड टू बीट योर कंपेटिटर्स, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए कन्या लग्न का ये टाइम सही नहीं चल रहा। हालांकि अगर आपके चार्ट में योग ज़्यादा ख़राब है तो फिर ये बहुत ख़राब फल दे सकता है, तो ये आपके बहुत सारे रिलेशन ख़राब सकता है, ब्रेकअप तक के नौबत आ सकते हैं कन्या लग्न वाले लोग के लिए। तो दे शुड बी कॉशियस, और ये एक साल थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा दिक्कत देने वाला रहेगा। हालांकि अगर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो देखा जाए, और जैसे ही वृषभ राशि में चला जाएगा, उसके बाद का जो फेज़ है दैट विल बी क्वाइट रिलीफिंग फॉर देम। लेकिन उससे पहले का जो फेज़ है, अगर आप कहिए कि एडुकेशन से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड या करियर ग्रोथ से रिलेटेड, तो वहाँ पे
कन्या लग्न का बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। और ऑल इन ऑल यहाँ पे ये समझ में आता है कि इनके लिए भी ये जो साल है ये थोड़ा स्ट्रगल वाला है, एटलीस्ट ये फर्स्ट हाफ। जो सेकेंड हाफ होगा वो वहाँ पे काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग रहने वाला है। अब तुला लग्न के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग चीज़ें यहाँ पे बन रही है। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे सप्तम भाव में जुपिटर का गोचर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे ये लग्न को बल दे रहा है, लग्न को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि फिर इनके लिए कुछ अच्छे काम यहाँ पे बन सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें इनके लिए यहाँ पे हो सकती है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जुपिटर का यहाँ पे प्लेसमेंट। उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे अगर आप सैटर्न का देखो, विच इज़ इन द 5th हाउस, और 5th हाउस में होकर के ये लग्नेश को 11th हाउस को यहाँ पे बल दे रहा है। तो विच ऑल्सो रिकमेंड कि यहाँ पे एडुकेशन से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी एक अच्छा योग यहाँ पे बन रहा है इनके लिए, तो विच इज़ अ गुड थिंग। राहु यहाँ पे छठे भाव में यूजुअली एक अच्छा रिजल्ट देता है, और छठे भाव में राहु का गोचर भी अच्छा ही माना जाता है। उपाच्य घरों में अगर राहु, शनि, मंगल इन सब का अगर गोचर होता है तो उसको अच्छा माना जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीविंग होता है। यहाँ पे मुझे इंटरपर्सनल रिलेशन को लेकर के ज़्यादा इश्यूज़ तो दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़ तो है कि शनि का यहाँ पे नीच राशि में दृष्टि है, तो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, बट उसके अलावा अगर ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुला राशि या तुला लग्न ऐसा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग फॉर देम। करीब अप्रैल तक का जो फेज़ है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही जुपिटर यहाँ पे वृषभ राशि में चला जाता है तब थोड़ा बहुत वहाँ पे इशू हो सकता है, क्योंकि अष्टम में जो जुपिटर जाता है वो बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। तो इन अ वे आपको वेल्थ तो जनरेट कर देगा, कंफर्ट तो दे देगा, लेकिन वो जो होता है ना कि आप खुद उसको लेकर के सुखी हो या फिर खुद उसको लेकर के आप सेटिस्फाइड हो, तो वो सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर वो थोड़ा कम रहता है। तो ये है, बट ऑल इन ऑल तुला लग्न के लिए ये जो फेज़ है ये काफ़ी अच्छा है। सो दिस कुड बी अ गुड ईयर फॉर देम। वृश्चिक लग्न के लिए लगता है कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये अगर आप देखें तो लग्न से चौथे में यहाँ पे शनि चल रहा है और यहाँ पे लग्न पे दृष्टि भी है, तो ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा जो पार्ट है एटलीस्ट अप्रैल तक का जो फेज़ है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। लेकिन जैसे ही जुपिटर यहाँ पे वृषभ राशि में आ जाता है तो विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड फेज़ फॉर देम। तो होता क्या है कि यूजुअली मैंने देखा कि अगर चंद्रमा आपका जहाँ पे है या लग्न है उसके सप्तम में बृहस्पति आ जाता है तो फिर आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये फिर इनके लिए मई ऑनवर्ड्स काफ़ी एक अच्छा फेज़ होने वाला है। शनि भी फिर यहाँ पे 2024 के बाद 25 में यहाँ पे गोचर कर जाएगा, तो ये दिखा रहा है कि जो लास्ट वाला जो शनि का फेज़ होगा वृश्चिक राशि के लिए, लास्ट वाला जो ढैया होगा, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और काफ़ी सारे इनके काम जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे इनके बनने वाले हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि फिर यहाँ पे जाकर के काफ़ी कुछ इनका सेटल होगा। तो अगर ऐसे ट्रैजेक्टरी वाइज देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि स्टार्ट तो स्लो है इनके लिए इस साल का, लेकिन साल जैसे जैसे बीतता जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो वृश्चिक लग्न के लिए काफ़ी एक अच्छा गुड न्यूज़ आ सकता है, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें इनके लाइफ में हो सकती है और दिस कुड बी अ वेरी प्रॉमिसिंग ईयर इन अ वे कि काफ़ी कुछ इनके लिए इनके फेवर में चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ इनके फेवर में काम कर रहा है। तो इन दैट वे आई वुड से कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉमिसिंग ईयर फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। धनु लग्न के लिए तो ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी रिलैक्स्ड फेज, क्योंकि मेजर यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर का लग्न में दृष्टि हो और शनि का यहाँ पे तीसरे भाव में होना, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज है वो पहले मिटिगेट हो चुके हैं, पहले मतलब कि वो उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम पे जैसे ही जुपिटर वृषभ राशि में चला जाता है और राहु चौथे भाव में और अंदर आ जाता है और शनि यहाँ पे चौथे भाव का अप्रोच करता है, तो दैट इज़ व्हेन आई सी कि बहुत सारे जो अच्छे बनते हुए काम दिख रहे थे वो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने वाले, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे इनको होने वाला है।
तो इनके लिए ऐसा रहेगा कि साल का स्टार्टिंग तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साल जैसे जैसे धीरे धीरे निकलता जाता है, जैसे जैसे 2024 एंड होता है, 25 स्टार्ट होता है, तब जा कर के यहाँ पे इनके लिए इश्यूज आने वाले हैं। तो इन दी अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके चार्ट में किस तरह के योग बन रहे हैं और कौन सी दशा आपको चल रही है। बट ट्रांजिट के हिसाब से ऐसे देखें तो फिर ये फेज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतेगा, इश्यूज़ क्रिएट होंगी, इश्यूज़ बनेंगी, और काम करने में या निकलवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे फिर इश्यूज़ है। बट आई डोंट थिंक कि उसके पहले ज़्यादा मेजर कुछ इश्यूज़ रहेगा। मकर लगन के लिए अगर देखें तो 7.5 के ऑलमोस्ट एंड फेज़ में है ये, और जैसे जैसे शनि आगे बढ़ता है तो 7.5 वाला जो फेज़ है इनका ख़त्म होते जाता है। इनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि जुपिटर जैसे ही यहाँ पे चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन जैसे ही ये पंचम भाव में चले जाएगा तो बहुत सारे अच्छे इवेंट्स जो होंगे इनकी लाइफ के, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर प्रोफेशन में अच्छा होना है, पर्सनल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होना है, एडुकेशन के लिए अच्छा होना है, तो उसके लिए जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन उससे पहले वाला जो फेज़ है वो थोड़ा दिक्कत वाला है। तो यहाँ पे धनु लग्न का ठीक उल्टा, जैसे उनका अच्छा फेज़ था उसके बाद खराब फेज़ है, इनका है क्या कि पहले वाला थोड़ा दिक्कत वाला फेज़ चल रहा था, और जैसे जैसे साल निकलता जाता है इनके लिए चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये एक ओवरऑल फ्लो रहेगा इनका इस साल का। सो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, और एज एंड व्हेन जैसे इनका टाइम निकलता जाता है तो फिर इनके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर कुंभ लगन को देखें तो कुंभ लगन के लिए तो अभी तो अच्छा फेज़ है। यहाँ पे लगन में अगर शनि चल रहा है और यहाँ पे तीसरे भाव में जुपिटर है, तो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड फेज़। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके लिए क्या है कि बहुत जल्दी इनका सैटर्न और राहु का कंजंक्शन शुरू होने वाला है। तो जैसे ही कंजंक्शन शुरू होता है तब जा कर के इनके लिए थोड़ा इशू दिखाई देगा, इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर देम। उसके बाद जो सेकेंड हाफ है जहाँ पे जुपिटर यहाँ पे चौथे घर में आ जाएगा, फिर सैटर्न और राहु एक दूसरे को बहुत हद तक अप्रोच करने लगेंगे, तो वहाँ पे जा कर के लोग देखें तो प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ सकता है इनके लिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए कि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है, हालांकि दोनों में से कोई राशि तो चेंज नहीं करेगा, राशि तो वही रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे जब ये क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद लग्न को अपलिफ्ट करने के लिए कोई ग्रह नहीं है, तो उस केस में फिर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो इनके लिए तो ऐसा है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वुड बी गुड, स्टार्टिंग अच्छा चलने वाला है। उसके बाद साल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है और जैसे होता क्या कि लग्नेश राहु जैसे ग्रह के साथ आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा। तो वहाँ पे फिर हेल्थ को लेकर के इश्यूज़, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेकर के इश्यूज़, और दूसरों से वाद विवाद वो ज़्यादा हो सकते हैं। और ये है कि चौथे भाव में जुपिटर है तो इंसान थोड़ा दूसरों को लेकर के इंडिफरेंट हो जाता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस थोड़ा कम हो जाए और उल्टा नुकसान ज़्यादा हो। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट कर सकता है। तो इनके लिए तो यही है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर आप इंजॉय करिए, उसके बाद बी अ लिटिल वॉचफुल, बी अ लिटिल कॉशियस कि आपको क्या करना है। तो दैट वुड बी द रिकमेंडेशन। मीन लगन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे लग्न में ही राहु का यहाँ पे गोचर शुरू हो गया है। तो लग्न में अगर राहु का गोचर शुरू हो जाता है तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि इंटरपर्सनल रिलेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही सब कुछ करना चाहता है, तो वहाँ पे उसके लिए तो अच्छा है, उसके पर्सनल ग्रोथ के लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई दूसरों के लिए करना चाहता है तो फिर वहाँ पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, इसके साथ ये है कि यहाँ पे शनि तो 12वें में है, जो कि ये दिखा रहा है कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपका इस टाइम पे ज़्यादा हो सकता है। शनि नेचुरली यहाँ पे 12वें का स्वामी है और 12वें से गोचर कर रहा है, तो ये एक मेजर इंडिकेशन है इस चीज़ का
कि या तो आपके बाहर जाने के जो ट्रैवल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, आपके एक्सपेंसेस वो बढ़ सकते हैं, आपके सेविंग्स उस पर भी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, वो भी एक यहाँ पे योग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेन और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और खर्च सब दोनों का ही स्वामी यहाँ पे शनि बनता है। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि गेन तो आपने किया, गेन करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है वो सब मतलब कि उसके ऊपर आपका जो ध्यान है वो इस साल से ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वहाँ पे फोकस यहाँ फेस में ज़्यादा आपका दिखाई दे रहा है। और इसके बाद क्या है कि जैसे ये शनि यहाँ पे आता है तो मतलब बहुत सारे मीन लगन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट वाला एस्पेक्ट है या फिर कमाने के बाद आपको पैसे के साथ क्या करना चाहिए, या तो आपको उसको इन्वेस्ट करना है, या तो कहीं पे सेव करना है, या फिर उसको मौज मस्ती में उड़ाना है, या फिर अपने लिए कुछ कंफर्टेबल चीज़ें खरीदनी है, अपने लग्जरीज़ के लिए चीज़ें खरीदनी है। तो वो जो एस्पेक्ट है, वो जो पार्ट है शनि का, वो मुझे लगता है कि मीन लगन के लिए यहाँ पे बहुत हद तक ट्रिगर होने वाला है। मीन लगन वाले लोग के लिए ये जो फेज़ है वो उनको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ये खुद समझने के लिए कि उनको इस पैसे के साथ क्या करना है। रही बात दूसरी चीज़ों की, जैसे मैंने बताया कि राहु का यहाँ पे होना वो थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशन को थोड़ा ख़राब करता है, बट एनीवेज जैसे राहु आगे बढ़ता है तो फिर वो भी मैनेज हो जाएगा। उसके साथ साथ ये है कि जुपिटर जैसे आपका यहाँ पे सेकंड हाउस में है, तो जुपिटर तो यहाँ पे सेकंड हाउस में अच्छा ही रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जब ये थर्ड हाउस में आएगा, 11th को देखेगा, फिर 7th को और 9th को, तो यहाँ पे जाकर के जुपिटर का जो फल है वो फिर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जुपिटर अभी के लिए तो अच्छा है, आगे चल के और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे योग बन रहा है। बट एक इशू यहाँ पे ये हो जाता है कि शनि आगे चल करके इनके लग्न में ही आने वाला है, विच कुड क्रिएट हेल्थ इश्यूज लेटर इन 2024 या फिर इन द स्टार्ट ऑफ 2025। और दूसरा क्या होता है कि जो ये शनि है ये आइसोलेशन वाला भी एक फेस दिखाता है, 12th हाउस आपके आइसोलेशन का भी होता है। तो यूजुअली जब इंसान बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो थोड़ा अपने ऊपर अपने में ही रहने लगता है, ज़्यादा इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि मीन लगन पे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो फेज़ है एक तरह से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ बन करके आ सकता है आपके लाइफ में। तो मेजर इंडिकेशन यहाँ पे मीन लगन के लिए इस ओर है, रादर देन ये कि बहुत कुछ मटेरियलिस्टिकली अचीव कर लिया, जिसके लिए यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट था वो ज़्यादा अच्छा था। अभी वाला क्या है कि इन्वेस्टमेंट के बाद क्या करना, कमाई के बाद क्या करना, टू एक्सप्लोर दोज पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये था इन 12 राशियों का ओवरऑल एनालिसिस। हालांकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके पर्सनल कुंडली पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और होता क्या है कि जैसे जैसे इन ग्रहों का उन सारे घरों के ऊपर से गोचर होता है, तो आपके उस घर में, जैसे कि मान लीजिए कि आपके 12th हाउस में अगर कोई योग बन रहा है तो उस योग को यहाँ पे जाकर के वो ट्रिगर कर देगा, और वो जैसे वो ट्रिगर करता है तो फिर वो ये बताता है कि उस घर से रिलेटेड आपको किस तरह के फल मिलने वाले हैं। तो ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे हो जाता है, और ये बहुत हद तक आपके इंडिविजुअल चार्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर मान लीजिए कि किसी के चार्ट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई अच्छा सेविंग स्कीम या फिर कुछ है ही नहीं, या फिर इन्वेस्टमेंट से कोई कुछ अच्छा कमा पाए, वो सुख है ही नहीं, तो फिर वो पार्ट कैसे होगा। हालांकि अगर किसी का लॉस मेकिंग ज़्यादा टेंडेंसी है तो फिर आप देखोगे कि वहाँ पे वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल आप कहिए तो ये इस तरह से काम करता है, इस तरह से ये सब कुछ इम्प्लाई होता है या फिर ये दिखता है आपके चार्ट में। और मैं जैसा कि मैंने बोला, ग्रह जो गोचर में होता है वो बस एक ट्रिगरिंग पॉइंट का काम करते हैं, और ट्रिगर क्या होता है जो कि आपके कुंडली में योग है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आगे आने वाले साल का, और इसके साथ साथ मैं और दूसरे भी वीडियोस लाता रहूँगा। कीप वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।